मेरा नाम गुफरान है और आप सुन रहे हैं गुफरान्स हॉरर पॉडकास्ट। मैं आपके लिए लाता हूं डरावनी कहानियां जो लोगों ने रेडिट पर शेयर की हैं और ये सब सच्ची घटनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। The House That Still Calls Me। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे पूरे बचपन को, मेरे पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब हमें हमारे अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर निकलना पड़ा। घर में मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ दिन के लिए हमने मेरे चाचा के परिवार के साथ एक किराए का घर लिया। हम एक ही परिसर में 2 जुड़े हुए घरों में रहते थे। एक घर में मैं, मेरी माँ और मेरे पापा, और दूसरे में मेरे चाचा, उनकी पत्नी और मेरी छोटी कजिन। इन दोनों घरों को जोड़ने वाला एक बहुत अजीब सा कमरा था। एक ऐसा कमरा जो रात में सांसें लेने लगता था। वो घर सामान्य नहीं था। शहर के बीचों बीच होते हुए भी वहां जाने पर ऐसा लगता था जैसे आप किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक बड़ी सी लोहे की दरवाजा एक पत्थरों से भरी हुई ढलान पर खुलती थी। ढलान के नीचे 2 बहुत पुराने जर्जर घर खड़े थे। उन घरों में लगी फर्श से छत तक की खिड़कियां सामने फैले जंगल की ओर देखती थीं। लेकिन वो नजारा सुंदर नहीं था, वो डरावना था। पहली रात से ही सब कुछ अजीब होने लगा। छत पर किसी के चलने की आवाजें। पड़ोसी पुलिस को बुला लेते क्योंकि उन्होंने किसी इंसान को छत पर देखा। लेकिन वो इंसान पल भर में जंगल में गायब हो जाता। हम वहां 4 साल रहे और उन 4 सालों में हम सब ने कुछ न कुछ ऐसा देखा जो किसी को भी डरा सकता था। मेरे चाचा ने एक बार एक परछाई देखी। कुछ महीनों बाद मेरी कजिन में भी उसी परछाई को देखा, बिना कभी सुने कि चाचा ने क्या देखा था। इसे कल्पना नहीं कहा जा सकता। या जैसे मेरे पापा एक रात अकेले थे घर में। उन्हें अचानक लगा कि कोई उनके बगल में लेटा हुआ है, जैसे कोई उन्हें गले लगाकर सो रहा हो। लेकिन घर में कोई नहीं था। लेकिन सबसे बुरा हाल मेरी मां का हुआ। शुरुआत में उन्हें विजन्स आने लगे। जो वो देखती थीं, वो 1 घंटे बाद सच में हो जाता। वो डर गईं। लगा जैसे वो पागल हो रही हैं। जब भी वो घर में अकेले होती, दीवारों से तस्वीरें गिरने लगती थीं, सिर्फ उसी समय। फिर सब और भी बदतर होने लगा। जब भी मेरी मां घर से कुछ घंटे के लिए बाहर जाती, मेरे पापा के साथ कुछ भयानक होता। उन्हें बेसमेंट की खिड़की से नीचे गिरा दिया गया, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती धक्का दिया हो। कभी उनके पूरे शरीर पर नाखूनों जैसे निशान आ जाते, पैर से लेकर पीठ तक, और यहां तक कि चेहरे पर भी। पर जो सबसे डरावनी घटना हुई वो थी मेरे छोटे भाई का गायब हो जाना। हम उस घर में शिफ्ट होने के 2 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ। वो अभी सिर्फ 6 महीने का था। एक दिन मेरी मां उसके पास बेड पर लेटी थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि वो कहीं नहीं है। वो घबरा गईं। सोचा शायद उन्होंने उसे पालने में छोड़ दिया हो, लेकिन पालना खाली था। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिला। वो दौड़ के चाचा के घर पहुंची। सोचा शायद भाभी उसे साथ ले गई हो, पर वहां कोई नहीं था। वो वापस आई पापा को कॉल करने के लिए और देखा मेरा भाई बिल्कुल वहीं बेड पर लेटा हुआ था जहां से वो गायब हुआ था, सांसें लेता हुआ, शांति से सोता हुआ। एक और घटना जो आज भी मेरी रूह को कंपा देती है। मैं तब 7 साल की थी और मेरा भाई 1 साल का। हम उस अजीब कमरे में थे, मैं, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बड़ी कजिन। मेरा भाई माँ की ड्रेसिंग टेबल के सामने फर्श पर बैठा था। उस टेबल पर एक बड़ी सी शीशे वाली आईना थी। अचानक बिना किसी आवाज के वो आईना फूट गया। कांच के टुकड़े ऊपर से बरसने लगे, जैसे आसमान से गिर रहे हों, सीधे मेरे भाई पर। आखिरकार जब मां अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वो एक साइकिक के पास गई। उसने कहा उस घर में आत्माएं हैं और उनमें से एक मेरी मां से प्रेम करने लगी है। उसने बताया कि यही वजह है कि जब भी मां घर से बाहर जाती हैं, पापा को चोट पहुंचती है।
उस साइकिक ने वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ समय तक सब शांत हो गया। ना मां को विजन्स आते, ना पापा को कोई तकलीफ। लेकिन उस घर की हवा कभी हल्की नहीं हुई, जैसे वहां कुछ अनदेखा अब भी मौजूद था। आज मैं 26 साल की हूं। फिर से उसी कॉलोनी में रहने आई हूं। कभी कभी उस पुराने घर के पास जाती हूं। अब वहां जंगल नहीं है। ढलान पर अब डामर की सड़क है और जंगल की जगह अपार्टमेंट्स खड़े हैं। वो पुराना घर अब भी वहीं है, लेकिन वो वहां फिट नहीं बैठता, जैसे समय उसे निगल नहीं सका। फिर भी मैं आज भी उस घर के सपने देखती हूं, हर हफ्ते कम से कम एक बार। वो यादें मेरे साथ चिपटी हुई हैं, जैसे मैं कभी वहां से निकली ही नहीं। कभी कभी लगता है कि वो घर अब भी मुझे बुला रहा है, लेकिन अब कोई और वहां रहता है और जंगल तो अब है ही नहीं। फिर भी वो एहसास, वो कशिश अब भी जिंदा है। इस कहानी को लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू है। मैं नहीं जानती अब क्या करूं, कैसे इस सब से आगे बढ़ूं, पर एक बात पक्की है, वो घर आज भी मुझे नहीं छोड़ा है। The ghosts of Riptide Beach. गर्मियां हमेशा मुझे समुद्र तट की याद दिलाती हैं, और जब भी मैं बीच के बारे में सोचता हूं, मुझे अपने दोस्त जेम्स के साथ हुई वो डरावनी घटना याद आ जाती है। ये तब की बात है जब जेम्स कॉलेज में था। उस दिन वो और उसके दो दोस्त टाइलर और डैनियल समुद्र किनारे घूमने निकले थे। कोई खास जगह तय नहीं थी, बस कार से तट के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे। जहां शांत सुनसान जगह मिले वहीं रुकने का प्लान। यार, ये जगह अच्छी लग रही है। नहीं, यहां तो भीड़ है, कोई एकांत जगह ढूंढते हैं। ऐसे ही मजाक करते हुए उन्हें एक छोटा सा बीच मिला, रेत और चट्टानों का मिक्स। मुख्य बीच से थोड़ा दूर, लेकिन बिल्कुल सुनसान। दूर समुद्र में कुछ विंड सर्फर दिख रहे थे, वरना वहां कोई नहीं था। जेम्स और उसके दोस्तों को यह जगह पसंद आई और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। पानी में उतरने से पहले उन्होंने फ्लोट्स और इनर ट्यूब्स फुलाए। सच कहूं तो जेम्स तैराकी में ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए फ्लोट उसके लिए लाइफ लाइन जैसा था। टाइलर और डैनियल भी उससे बेहतर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें मजा आ रहा था। भीड़ नहीं, बिल्कुल सही मौसम। बीच डे के लिए इससे बेहतर दिन क्या हो सकता था। वे बीच बॉल से खेले, पानी में इधर उधर तैरते रहे और टाइम फ्लाई हो गया। तभी टाइलर ने कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। पेशाब है तो यहीं कर लेना। नहीं यार, पॉटी है। मैंने पीछे वाले बीच पे टॉयलेट देखा था, थोड़ा दूर है, पर मैं वहीं जाता हूं। टाइलर के जाने के बाद जेम्स ने भी ब्रेक लेने का सोचा। वो अपने फ्लोट पर लेट गया, पानी के किनारे ही। 10 मिनट बीत गए। वो ऊँघने लगा था, तभी उसे समुद्र से कोई आवाज सुनाई दी। अरे, जेम्स ने देखा, कोई दूर पानी में हाथ हिला रहा था। शक्ल सूरत से डैनियल जैसा लग रहा था। अरे, क्या हुआ? तुम वहां क्या कर रहे हो? अरे, जेम्स ने जवाब दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ और नहीं कहा, बस अरे ही दोहराता रहा। बेचारा जेम्स फ्लोट पर बैठा बैठा उसकी तरफ जाने लगा। यार, तुम इतना दूर कैसे पहुंच गए? तुम्हें तो तैरना भी ठीक से नहीं आता। अरे, जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। वो आदमी डैनियल नहीं था, ना ही उसके पास कोई फ्लोट था। डैनियल, जो जेम्स से भी कमजोर तैराक था, वो बिना फ्लोट के इतना दूर कैसे जा सकता था? वो आदमी बस घूरता रहा, फिर अचानक चुप हो गया। जेम्स का दिल धड़कना बंद हो गया। वो फ्लोट घुमाकर वापस भागने लगा, लेकिन करंट बहुत तेज था। वो चाहकर भी किनारे नहीं पहुंच पा रहा था। तभी किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। एक जबरदस्त खिंचाव। जेम्स पानी के अंदर खींचा जा रहा था। वो छटपटाया, लेकिन फ्लोट छूट गया। मैं मरने वाला हूं। आखिरी पल में एक सर्फर ने उसे खींच लिया। अगर वो कुछ सेकंड भी लेट होता, जेम्स शायद बच नहीं पाता। किनारे पर टाइलर और डैनियल हैरान थे। यार, तू ठीक है ना? सॉरी, मेरे दोस्त ने तुम्हें डरा दिया होगा। उसे बचाने के लिए धन्यवाद। सर्फर का चेहरा गंभीर था। तुम लोगों को अब यहां तैरना नहीं चाहिए। जब मैंने इसे बोर्ड पर खींचा, मैंने कुछ देखा। इसके पैर से कोई जुड़ा हुआ था, पानी के अंदर से। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी त्वचा नीली बैंगनी थी, चेहरा फूला हुआ, जैसे लाश जो पानी में सड़ गई हो। मैं समुद्र के आसपास सालों से हूं। मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। जेम्स ने अपने टखने पर देखा। वहां एक नीला निशान था, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ा हो।
उस दिन उन्होंने वहां से तुरंत भागने का फैसला किया। बाद में पता चला वो बीच प्रतिबंधित था। वहां खतरनाक करंट थे और लोकल लोग कभी वहां नहीं तैरते। वो भूत डूबकर मरे लोगों के थे। वे किसी को भी अपने साथ नीचे खींच लेना चाहते थे ताकि अकेले ना रह जाएं। आज भी जब कभी जेम्स को कोई अरे कहता हुआ सुनाई देता है, उस दिन का डर उसे फिर से जकड़ लेता है। The mystery of the basement. मेरी गर्लफ्रेंड हाल ही में अपने एक दोस्त के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई। ये घर पुराना था, जिसमें पहले उसके माता पिता रहते थे और उससे पहले कुछ किराएदार। घर का बेसमेंट जो सामान से भरा पड़ा था, पिछले किराएदारों और उसके माता पिता का छोड़ा हुआ सामान। पहली नजर में ही कुछ अजीब लगता था। एक सुबह जब मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त काम पर थीं, मैं और मेरा दोस्त घर में थे। हम बेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, कैसे वहां नीचे जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घूर रहा हो। हंसी मजाक में हमने फैसला किया कि बेसमेंट के दरवाजे पर कान लगाकर सुने, शायद कुछ सुनाई दे। और फिर हमने सुना टक टक टक, सीढ़ियों के नीचे से आती हुई भारी कदमों की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां नीचे चल रहा हो। ये इलाका बहुत अच्छा नहीं था और घर कुछ हफ्तों तक खाली पड़ा था, तो हमें डर हुआ कि कहीं कोई अनचाहा मेहमान बेसमेंट में तो नहीं छिपा। हमने दरवाजा खोला, टॉर्च जलाई और नीचे उतरे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल, पुराना सामान और एक अजीब सा सन्नाटा। लगभग 1 घंटे बाद हम लिविंग रूम में बैठे इस बारे में बात कर रहे थे। बेसमेंट ठीक हमारे नीचे था और सीढ़ियों का निचला हिस्सा लगभग उसी जगह था जहां हम बैठे थे। मैं अपना फोन चार्जर लेने के लिए खड़ा हुआ और तभी धम, नीचे से बेसमेंट में ऐसा लगा जैसे किसी ने फर्श पर जोर से मारा हो। और फिर खट 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 खट, बेसमेंट के दरवाजे पर एक दस्तक। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हमने 20 मिनट तक इंतजार किया, हिम्मत जुटाई और फिर बेसमेंट में दोबारा जांच की। वहां कोई नहीं था। खिड़कियां धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थीं, यानी कोई वहां से अंदर बाहर नहीं गया था। लेकिन वहां एक कप था जो पहले नहीं था। कप के तल में 1/4 इंच तक कोई सड़ा हुआ फफूंदी लगा पदार्थ था। मेरे दोस्त ने बेसमेंट के एक कोने में जाकर देखा जहां पुराना सामान रखा था, और वहां उसे मिला एक काला हैट जिस पर हाथ से पेंट किया हुआ एक पेंटाग्राम था। हमने उसे वहीं छोड़ दिया और फैसला किया कि बाद में इसकी जांच करेंगे। लेकिन वो पेंटाग्राम, वो हमें कुछ बता रहा था, कुछ ऐसा जिसे हम समझना नहीं चाहते थे। 4 दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त उस घर से चली गई और तब से चीजें और अजीब होने लगी। बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर का लाइट स्विच, जो पहले कभी कोई दिक्कत नहीं देता था, अब रात के बीच में खुद ब खुद चालू होने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो अक्सर आधी रात को जागती है और देखती है कि बेसमेंट की लाइट जल रही है, हालांकि वो उसे बंद करके सोई थी। एक सुबह कुछ और हुआ। मैं घर में था और अचानक मुझे अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे किचन से पुकार रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी उस घर में कभी आए ही नहीं थे। और किचन, वो ठीक बेसमेंट के दरवाजे से जुड़ा हुआ है। मैं किचन की ओर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा जो कहीं से आ रही थी और बेसमेंट के दरवाजे की तरफ से एक हल्की सी खटखटाहट। कल रात की घटना ने तो सारी हदें पार कर दी। मेरी गर्लफ्रेंड बेडरूम में सोने की तैयारी कर रही थी। उसने हॉलवे की लाइट बंद करने की कोशिश की जो उसके बेडरूम के पास के स्विच से थी, लेकिन लाइट बंद नहीं हुई। उसने सोचा कि शायद स्विच खराब है, तो वो हॉलवे के दूसरे छोर पर गई जहां दूसरा स्विच था। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी बिल्ली, जो आमतौर पर शांत रहती है, अचानक बेडरूम के पास के स्विच की ओर फुनकारने लगी और फिर उसकी आंखों के सामने वो स्विच खुद ब खुद ऊपर की ओर फ्लिप हो गया। बिल्ली चीखती हुई भाग गई और मेरी गर्लफ्रेंड स्तब्ध रह गई। वो घर अब सिर्फ एक घर नहीं है। वो बेसमेंट, वो पेंटाग्राम, वो आवाजें, वो लाइट्स, कुछ तो है जो हमें देख रहा है, कुछ जो चाहता है कि हम उसका ध्यान रखें। क्या वो पिछले किराएदारों की आत्माएं हैं? क्या वो पेंटाग्राम कोई रस्म का हिस्सा था, या फिर कुछ और गहरा, कुछ और पुराना जो उस घर की नींव में दफन है? द गोस्ट एट द एंड ऑफ द बार। ये कहानी है मेरे पहले महीने की, जब मैं एक पुराने पब में हेड शेफ बना। लेकिन ये कोई साधारण पब नहीं था दोस्तों, ये था एक भूतिया पब। मेरा पहला महीना बिना किसी हादसे के गुजर गया।
मुझे हेड शेफ के तौर पर नौकरी मिली थी क्योंकि पिछले शेफ रे ने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। ये पब, जिसे सबसे पहले 1700 के अंत में बनाया गया था और फिर 1823 में दोबारा बनाया गया, साउदर्न ओंटारियो के एक शांत गांव इनकास्टर के बीचों बीच स्थित है। इस पब में करीब 60 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ हफ्ते में 4 रातें लाइव म्यूजिक होता है। ये एक बहुत ही आरामदायक जगह है और खाना तो कमाल का है, अगर मैं खुद अपनी तारीफ करूं तो। पिछले हफ्ते की बात है, मैं गर्मा गर्म गिलासों की एक ट्रे बार में ले जा रहा था, तभी मैंने अपनी जिंदगी का पहला भूत देखा। मुझे याद है, वो रविवार का दिन था। पब में सन्नाटा था। सिर्फ एक टेबल पर कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ड्रिंक्स खत्म कर रहे थे और बिल बांटने की बात कर रहे थे। बार के एकदम आखिरी छोर पर अकेली बैठी थी एक औरत। वो शायद 40 की उम्र के आसपास रही होगी। बहुत सलीके से कपड़े पहने हुए थी। उसकी मुद्रा बहुत शानदार थी। उसने एक बड़ा चौड़ा सा हैट पहना था और एक पतली सफ़ेद पारदर्शी ड्रेस। उसके आसपास एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन मैं काम में व्यस्त था तो मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस चाहता था कि मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो ताकि मैं एक ठंडी ताजगी भरी बियर का मज़ा ले सकूं। उस रात बारटेंडर थी ब्रेनघा। वो जल्दी जल्दी मेरे पास से गुजरी और उस औरत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी जो बिना किसी ड्रिंक के बार पर बैठी थी। मुझे लगता है उस औरत को ड्रिंक चाहिए या शायद उसका बिल। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मुझे पछतावा हुआ। बारटेंडर को उसका काम बताना गलत बात ना। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेनघा, जो एक शानदार बारटेंडर है, किसी कस्टमर को इतनी देर तक बिना सर्व किए कैसे छोड़ सकती है। ब्रेनघा ने बार की ओर जहां वो औरत बैठी थी एक नज़र डाली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, बार पर तो कोई बैठा ही नहीं है। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। मुझे लगा ब्रेनघा मुझसे मजाक कर रही है क्योंकि मैं नया हूं और सब मुझ पर हंसना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वो औरत जो बार पर बैठी थी गायब थी। मैं हैरान रह गया। मैं कुछ मजेदार कहना चाहता था, लेकिन पहली बार मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैंने बस हंसने की कोशिश की जैसे मैं मजाक कर रहा हूं और फिर जल्दी से किचन में भाग गया ताकि अपना काम खत्म करूं। किचन बंद होने के बाद मैं वापस बार में आया, बेसब्री से अपनी बियर का इंतजार करते हुए। मैं बार पर बैठा अपनी बियर पी रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैं उस हैट वाली औरत के बारे में सोचता रहा। क्या वो मेरा वहम था? शायद हाँ। मैंने सोचा, सुरक्षित रहने के लिए मैं बार के दूसरी तरफ बैठता हूँ। वैसे भी बार ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं उस जगह से ज्यादा दूर भी नहीं था जहां वो औरत बैठी थी। मैंने अपनी बियर खत्म की और उस रहस्यमयी औरत को भूल गया। मैं घर जाने को तैयार था। जैसे ही मैंने अपना कोट और स्कार्फ पहना, बाहर की ठंडी हवा के लिए खुद को तैयार करते हुए मेरी नज़र फिर उस औरत पर पड़ी। मैंने कहा, पकड़ा, और बार की ओर देखा जहां वो बैठी थी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा, वो फिर से गायब थी। मैंने अपनी आंखें मली और सिर हिलाया। मैंने सोचा शायद मैं पागल हो रहा हूं, शायद ये तनाव की वजह से है। थके हुए कदमों से मैं घर के लिए निकला। मैं उस औरत को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। क्या वो सचमुच में थी या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा था? शायद ये बाकी स्टाफ का कोई मजाक था, हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम संभावना थी। शायद मैं सचमुच पागल हो रहा था। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इन दिनों इतने नियम और रुकावटें हैं कि कोई भी पागल हो सकता है। जब मैं कुछ रात बाद काम पर लौटा, मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। वो ट्रिविया नाइट थी, यानी पब में भीड़ होने वाली थी, और थी भी। काम इतना ज्यादा था कि किचन किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। गर्मी इतनी थी कि कोई भी झुलस जाए। रात 8 बजे के बाद जब थोड़ा शांत हुआ, मैंने डिनर ब्रेक लिया। मैं बार के कोने पर बैठा और चुपचाप अपना बर्गर खाने लगा। मैं भूखा था। जैसे ही मैं अपनी फ्रेंच फ्राइज को केचप में डुबो रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ, मैंने फिर उस औरत को बार पर बैठे देखा। उसके पास कुछ बड़े बड़े मर्द बैठे थे जो ड्रिंक पी रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन वो औरत, वो बिल्कुल शांत थी, जैसे वो किसी का ध्यान नहीं चाहती थी। जैसे ही ब्रेनघा मेरे पास से गुजरी, मैंने उस औरत की ओर इशारा किया। ब्रेनघा ने मुझे गुस्से से देखा। अब क्या? वो तपाक से बोली। साफ था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए कि मैं गंदा था और मुझसे मछली जैसी बदबू आ रही थी। तुम उस जगह की ओर इशारा कर रहे हो जहां कोई नहीं बैठा, तुम्हें यह पता है ना? जब मैंने उन मर्दों के पीछे झांका, वो रहस्यमयी औरत फिर गायब थी। मैं हक्का बक्का रह गया। ब्रेन ने कुछ गालियां बुदबुदाई और ड्रिंक सर्व करने चली गई। मैं इतना डर गया था कि उस बार स्टूल की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी जहां अभी कुछ पल पहले वो औरत बैठी थी। लेकिन अगर वो वहां नहीं थी तो उसका स्टूल खाली क्यों था? ये अजीब था, क्योंकि पब खचाखच भरा था। हर टेबल, हर कुर्सी भरी थी सिवाय उसके स्टूल के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत लोगों को वहां बैठने से रोक रही थी।
इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। मैं पागल होने की कगार पर था। उस पल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं किचन की ओर वापस जा रहा था, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे पता था कि वो कौन है। वो बार पर बैठी औरत थी। जब मैंने कंधे के ऊपर से देखा, वो फिर से बार पर बैठी थी। जैसे ही मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, वो फिर गायब हो गई। पलक झपकते ही मैं चीखने की इच्छा को रोक पाया। इसके बजाय मैं किचन में भागा, जहां मेरा असली ठिकाना था। जितना हो सके उतना सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए मैंने डेव, उस रात मेरे साथ काम कर रहे लाइन कुक से पब की भूतिया कहानियों के बारे में पूछा। मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उन्हें लोक कथाओं की तरह नजरअंदाज कर दिया था। डेव ने मुझे अनदेखा किया। उसने 5 पाउंड चिकन विंग्स डीप फ्रायर में डाले, फिर अवन से नाचोस की एक ट्रे निकाली। मैंने फिर पूछा। डेव काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने नाचोस की प्लेट, जिसे वो सजा रहा था, से नजर उठाई और मुझे घूरते हुए कहा, तुम सीरियस हो या बस मजाक कर रहे हो? ये वो जवाब नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। जब मैंने बार पर बैठी औरत का जिक्र किया, उसकी आंखें चमक उठी। तुमने उसे देखा? उसने उत्साह से पूछा। वाह, ये तो कमाल है। मैंने तो बस उसके बारे में सुना है। हम काम पर वापस लौटे। डेव ने विंग्स फ्रायर से निकाले, तेल झटका, सॉस लगाया और उन्हें प्लेट किया। मैंने बेल बजाई और सर्वर जल्दी से उन्हें लेने आया। बार पर बैठी औरत का जिक्र फिर तब तक नहीं हुआ जब तक काम खत्म नहीं हो गया। बार के सबसे नजदीकी टेबल पर बैठे मैंने डेव के लिए एक बियर खरीदी, जिसे उसने बड़े मजे से गटक लिया। इसके बाद मैंने एक और राउंड ऑर्डर किया। मैं चाहता था कि डेव की जुबान खुल जाए। वो ठीक वहां बैठी थी। मैंने बार के आखिरी स्टूल की ओर इशारा करते हुए कहा, जो गुलाबी रंग की सजावट वाले फायरप्लेस के पास था, जिसके मेंटल पर गुलाबी स्टॉकिंग्स लटकी थीं। डेव ने मेरे कंधे के ऊपर से झांका। वो नर्वस होकर मुस्कुराया, फिर मेरे करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुम कभी बेसमेंट गए हो? मैंने सिर हिलाया। बेसमेंट वो जगह थी जहां हम कैग्स और सफाई का सामान रखते थे, लेकिन ज्यादातर वहां कबाड़ ही जमा था। अगला राउंड आया। हमने चीयर्स किया। डेव ने एक बड़ा घूंट लिया, अपनी मेटालिका शर्ट की आस्तीन से मुंह पोंछा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, ये पब निश्चित रूप से भूतिया है। जब से लोग याद कर सकते हैं तब से ऐसा है। मैंने खुद तो कोई भूत नहीं देखा, लेकिन रे ने मुझे कुछ कहानियां सुनाई थी, डरावनी कहानियां जिनमें तुम्हारी बताई हुई औरत भी शामिल थी। रे को यह जगह नफरत थी, खासकर बेसमेंट। शायद इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी। डेव ने रुककर बियर पी। तुम्हें इस पब का इतिहास पता है? इस शहर का? बल्कि मुझे नहीं पता था। यह पब बहुत पुराना शहर है, खैर इस हिस्से के लिए पुराना। सड़क के उस पार वो जगह है जहां फांसी का तख्ता हुआ करता था। वहां युद्ध अपराधियों, देशद्रोहियों और आम बदमाशों को फांसी दी जाती थी। 1812 के युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई थी। वो इसके लिए बहुत बेरहम थे। क्या तुम्हें पता है कि आज तक की सबसे खूनी सजा यहीं दी गई थी? उन्होंने 15 लोगों को फांसी दी थी। सभी पर देशद्रोह का आरोप था। और सुनो, ये वही कैदी थे जो इसी बिल्डिंग में रखे गए थे, उन फांसियों का इंतजार करते हुए जो उनकी गर्दन को टहनियों की तरह तोड़ देती। सबसे खतरनाक कैदियों को बेसमेंट में रखा जाता था, जहां उन्हें यातनाएं दी जाती थीं, सताया जाता था और न जाने क्या क्या। मैं वहां गया हूं। वो जगह डरावनी है। फर्श धूसर मिट्टी की है, दीवारें गहरी और गंदी, और वहां की गंध बासी और पुरानी। मुझे वहां से नफरत है। डेव के शब्दों ने मुझे डर से भर दिया। मुझे और बियर चाहिए थी, तो मैंने एक और राउंड ऑर्डर किया। हम चुपचाप बैठे, बियर का इंतजार करते हुए। मैं डेव की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस शहर के भयानक अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी दौरान मैंने बार के आखिरी छोर पर उस औरत को फिर देखा। इस बार वो मेरी ओर देख रही थी। मेरा पेट तितलियों से भर गया। डर मेरे शरीर में अनचाहे मेहमान की तरह घुस रहा था। बियर आई, हमने पिया और डेव ने अपनी बात जारी रखी। मैं उस भूतिया औरत को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था जो मुझे घूर रही थी। कहीं न कहीं कोई रिकॉर्ड जरूर होगा जिसमें यह लिखा हो कि यहां कितने कैदियों को फांसी दी गई, डेव ने बियर के घूंट के बीच कहा। जो भी हो, मुझे यकीन है कि वो संख्या बहुत बड़ी होगी। शायद इसलिए यह जगह भूतिया है। मैंने इस बारे में सोचा। कुछ दिन पहले तक भूतों के असली होने का विचार मुझे हास्यास्पद लगता था। मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो ऐसी बातों पर यकीन करते थे।
और अब देखिए, मैं मरे हुए कैदियों के भूतों की बात कर रहा हूं, जबकि एक औरत जो शायद सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, मुझे बाहर से घूर रही है। मैंने फिर कंधे के ऊपर से देखा। वो औरत सचमुच मुझे देख रही थी। डेव ने मुझे उत्सुकता से देखा। वो वापस आ गई है ना? उसने पूछा। मैंने हामी भरी। पूरी ताकत लगानी पड़ी कि मैं पूरी तरह घबरा ना जाऊं। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। डेव ने उस खाली बार स्टूल की ओर देखा जहां वो भूतिया औरत बैठी थी और बहुत देर तक टकटकी लगाए रहा। वो आंखें मीच रहा था। कमबख्त, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद मेरा वहम है। डेव ने अपनी बियर का आखिरी घूंट लिया, अपनी चीजें समेटी, ब्रेना को अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। अब तक मुझे बियर का अच्छा खासा नशा हो चुका था, जो आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन उस रात नहीं। मैं पूरी तरह डर गया था। मुझे अभी भी लग रहा था कि वो भूतिया औरत मुझे अपनी उदास मरी हुई आंखों से घूर रही है। मुझे जल्दी से निकलना था, वरना मैं सचमुच पागल हो जाता। मैंने अपनी चीजें समेटी, उस भूतिया औरत को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हुए, जो बार पर बैठी मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैं पब से निकलने वाला था, ब्रेना दौड़ती हुई आई। टोनी, क्या तुम बेसमेंट से मेरे लिए एक कूर्स लाइट का केग ला सकते हो? वो परेशान लग रही थी। वो एक बड़े टेबल को सर्व कर रही थी, जो पूरी रात पार्टी के मूड में था। अचानक मैं भूकंप की तरह कांपने लगा। मेरे हाथ ठंडे और पसीने से तर थे, मेरी टांगें किसी साइकिल की तरह कमजोर। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वो थी बेसमेंट में जाना, खासकर डेव की बातों के बाद। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बेसमेंट की सीढ़ियां बहुत तंग थीं। मैं लंबा हूं, तो मुझे सिर टकराने से बचने के लिए झुकना पड़ा। मैं धीरे धीरे, डरते डरते उन कांपती लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। मैं डर से कांप रहा था। बेसमेंट में रोशनी बहुत कम थी, हवा भारी और गंदी थी। मुझे सड़ांत की गंध आई, और कुछ और भी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। अगर भूतिया चीजों की कोई गंध होती तो शायद यही होती। सीढ़ियों के नीचे एक टूटी फूटी बटवाइजर का साइन पड़ा था। पत्थर की दीवारों के साथ कार्डबोर्ड के बक्सों के ढेर लगे थे, जो मरी मछली के रंग जैसे थे। जैसे ही मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, मेरा पैर एक मरे हुए चूहे पर पड़ा और मेरा सिर छत के कोने से टकरा गया। बहुत दर्द हुआ। मैंने उस चूहे के शव को कमरे के दूसरी तरफ लात मार दी और अपने दर्द भरे सिर को सहलाया। बेसमेंट के दूसरे छोर पर चांदी जैसे मकड़ी के जालों से ढका हुआ एक गंदा सा मोप बकेट था। उसके पास एक जंग लगा पुराना मीट स्लाइसर था, जो कम से कम 40 साल पुराना लग रहा था। मेरे सामने दीवार के सहारे केग्स पड़े थे। मुझे कूर्स लाइट का केग मिल गया। मैंने उसे सावधानी से उठाया ताकि फिर से सिर न टकराए। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, ऊपर जाने को तैयार, मुझे अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर बेसमेंट की लाइट्स झपकने लगी। मैंने इसे सकने की आवाज सुनी। वो बहुत करीब थी। कोई मेरे साथ यहां था। मेरा डर आसमान छू रहा था। फिर एक अजीब गड़बड़ाने वाली आवाज आई, जिसने मुझे डरा दिया। मैंने केग अपने बड़े पैर के अंगूठे पर गिरा दिया, जो कुचल गया। केग खटखटाता हुआ गंदी फर्श पर लुढ़का और रुक गया। एक जोरदार गाली देने के बाद मैंने आसपास देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि मेरे साथ यहां कौन था। तभी मुझे अपनी गर्दन के पीछे कुछ छूने का एहसास हुआ। मैं हैरानी से पलटा। वहां कोई नहीं था। अब तक मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। बेसमेंट ठंडा होने के बावजूद मैं पसीने से तर था। डर ने मुझे जकड़ लिया था। दीवारें जैसे मुझ पर बंद हो रही थीं। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगा। मैं पूरी तरह डर गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और 6 सेकंड तक रोके रखा, अपनी हिम्मत वापस लाने की कोशिश करते हुए। फिर मैंने एक नर्वस हंसी हंसी और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी मुझे मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। इससे मेरे कदमों में तेजी आ गई। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था जब मुझे याद आया कि मैं केग भूल गया। मैं वापस नीचे भागा, अपने अंदर बढ़ते डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए, और उस केग को उठाया। तभी मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने रुककर सुनने का फैसला किया। मुझे पता था कि यह बुरा विचार है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। कोई सिसक रहा था। आवाज सीढ़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने सीढ़ियों के पीछे की जगह की ओर देखा और सबसे असाधारण दृश्य देखा। मैं मुंह खोले डर से पत्थर की तरह खड़ा था। जो मैंने देखा उसने मेरी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसलिए मैं ये कहानी साझा कर रहा हूं, इसे आधिकारिक करना जैसे। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा,
मैंने देखा कि कुछ दुबले पतले लोग सीढ़ियों के पीछे की जगह में एक साथ सिकुड़े हुए थे। वो दीवार से जंजीरों में बंधे थे, गंदे फटे पुराने कपड़ों में जो उनके गंदे कुपोषित चेहरों से मेल खाते थे। मुझे पता था कि वो असली नहीं थे क्योंकि वो चमक रहे थे जैसे रेगिस्तान में मरीचिका। फिर भी वो मेरे सामने थे। इन लोगों को देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया था, लेकिन ये तो अमानवीय था। मैंने आंखें मीचकर उन्हें और करीब से देखने की कोशिश की। वो लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, कराह रहे थे। एक शख्स जोर जोर से रो रहा था। उसका सिर उसके खून भरे गंदे हाथों में दबा हुआ था। फिर मुझे कोड़ों की चटकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद चीखों का कोरस गूंजा। मैंने एक दयनीय से सकी भरी, और जैसे ही मैंने ऐसा किया वो लोग हवा में गायब हो गए। अब तक मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैं सीढ़ियों के नीचे की ओर भागा और ऊपर से झांक रही रोशनी की किरण को देखा। धीरे धीरे मैं उस तंग सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। फिर से कोड़ों की चटकने की आवाज़ आई और दया की गुहार के साथ दर्द भरी चीखें, जिससे मैं डर के मारे उछल पड़ा। यह हद से ज़्यादा हो रहा था। मुझे इस बेसमेंट से जल्दी निकलना था। तो केग को अपनी बाहों में दबाए मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और बेसमेंट का दरवाज़ा जोर से बंद किया। रोने की इच्छा इतनी तीव्र थी, मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना डरा नहीं था। जब मैंने ब्रेन को कैग दिया, उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। अरे, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। मैंने एक धीमी हंसी हंसी, फिर अपनी चीजें समेटी और बाहर की ओर भागा। जैसे ही मैं जा रहा था, कुछ ने मुझे रुककर पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। अब पब बंद होने का समय हो चुका था। पब में सन्नाटा था। कुर्सियां टेबल्स पर चढ़ी हुई थीं, रात के लिए तैयार। बार स्टूल्स खाली और चुप थे, सिवाय एक के। वो औरत फिर से बार पर प्रकट हुई। वो सीधे मुझे देख रही थी। उसके होंठ के कोने हल्के से ऊपर उठे, शायद एक मुस्कान में। मैंने उसे एक पल के लिए देखा। उसके भूरे बाल उस शानदार स्ट्रॉ हैट से झर रहे थे। उसकी आंखें काले मोतियों की तरह थीं। मैंने उसे अलविदा का इशारा किया और घर पहुंचते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। मैं मरे की तरह सोया। अगली सुबह मैंने कोच एंड लैंटन की मालकिन रेचल को ये ईमेल भेजा। प्रिय रेचल, हालांकि कोच एंड लैंटन में मेरा समय बहुत कम रहा, लेकिन यह बेहद मज़ेदार और शिक्षाप्रद था। आप एक शानदार पब चलाती हैं, फिर भी मैं इसके साथ अपनी 2 हफ्ते की नोटिस दे रहा हूं। आपके द्वारा दिए गए इस अवसर के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब करियर बदलने का समय आ गया है। मैं हॉरर कहानियां लिखना चाहता हूं। हाँ, भूतों, भूतिया घरों और दुष्ट आत्माओं के बारे में। मज़ेदार लगता है ना? एक आखिरी बात, मैं फिर कभी बेसमेंट में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। The White Lady of the Bridge, A Haunting Journey। जब मैं छोटा था, फिलीपींस में एक किताब सीरीज थी, हॉन्टेड फिलीपींस और ट्रू फिलिपीन गोस्ट स्टोरीज। इन किताबों में थी अलग अलग लोगों की भूतिया कहानियां और पैरानॉर्मल अनुभव जो देश भर से इकट्ठा किए गए थे। कुछ कहानियां इंग्लिश में थीं, कुछ तगालोग में। ये किताबें जल्दी पढ़ी जा सकती थीं और इनके कई वॉल्यूम थे। कभी कभी इनके आखिर में भूतिया तस्वीरों का सेक्शन भी होता था। आप जानते हैं ना, वो तस्वीरें, साधारण सी मंजर या फैमिली फोटोज जिसमें एक धुंधली सी शक्ल को लाल रंग से घेरा होता था। कुछ तस्वीरें सचमुच दिल धड़का देने वाली और डरावनी लगती थीं। मुझे वो सीरीज बहुत पसंद थी, लेकिन अब लगता है मैंने उन्हें थोड़ा और एंजॉय करना चाहिए था। पिछले साल से ये किताबें बंद हो चुकी हैं और अब बुक स्टोर्स में मिलना मुश्किल है। मेरे लिए ये किताबें सिर्फ मनोरंजन थी। फिलीपींस में बड़ा होने का मतलब था भूतों की कहानियों और पुरानी दंत कथाओं का एक अनोखा संसार। ऐसा लगता था जैसे हर किसी के पास एक कहानी थी या कोई ऐसा दोस्त था जिसके पास थी। मेरी फैमिली के कई रिश्तेदारों ने दावा किया कि उन्होंने मुल्टो यानी भूत का सामना किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ऐसी कहानी होगी, लेकिन हालात जल्दी बदल गए। हमारी फैमिली ने हाल ही में फिलीपींस का एक लंबा सफर किया। बहुत सालों बाद मैं अपने रिश्तेदारों और अपने वतन से मिला। अपने छोटे कजिन्स को बड़ा हुआ देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन उन सबसे मिलना और वक्त बिताना दिल से दिल तक गया। पहले हफ्ते में हम अपनी आंटी के घर लौट रहे थे, एक लंबी शॉपिंग के दिन के बाद। कार में बातें चली और टॉपिक बदला भूतिया वाकयात पर। हमारी संस्कृति में धर्म और परंपरा का गहरा रंग है और हम कभी कभी बहुत अटपटी विश्वास रखते हैं। फिलिपिनो संस्कृति में कई दंत कथाएं हैं, भयानक राक्षसों की कहानियां, और इन्हें अपने माँ बाप या रिश्तेदारों से सुनना मेरी दिलचस्पी को और बढ़ा देता था। उनमें से एक था टिकबलंग, जो जंगल और पहाड़ों में मिलता है। इसे एक बड़ा इंसान जैसा दिखने वाला जीव कहा जाता है, जिसका सर और हाथ पांव घोड़े के होते हैं। सोचो जैसे कोई बोजैक हॉर्समैन। कपड़े एक ऐसा किस्सा था जो बच्चों के लिए था। एक लंबा ट्रोल जैसा जीव जो बड़े पेड़ों पर रहता है, सिगार पीता है और रात में देर तक बाहर रहने वाले बच्चों को डराता है, लेकिन वो ज्यादातर हिंसा नहीं करता। अब सुनो टियाना का किस्सा, जो सचमुच डरावना है।
जंगल के पास रिमोट इलाकों में आपको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप इस आवाज़ के पीछे चले गए तो या तो आप हमेशा के लिए खो जाओगे, या फिर अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। जमीन पर एक बच्चा दिखेगा, लेकिन असल में वो एक छोटा भयानक जीव होता है जो बदलकर आपको खा लेता है अगर आप उसके पास गए तो। फिर है असवांग, एक शेप शिफ्टर जो रात में इंसान का मांस खाता है। इसमें खास प्रकार है मनानंगल, जिसका नाम ही है अलग होने वाला। दिन में ये एक साधारण औरत होती है, लेकिन रात में वो अपने पैर जमीन में गाड़ देती है और उसका ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है, चमगादड़ जैसा पंख उगाता है और उड़ने लगता है। ये ज्यादातर गर्भवती औरतों को निशाना बनाता है और उसकी लंबी जीभ जो सांप जैसी होती है, खिड़की के बाहर से गर्भ को खा जाती है। हाँ, ये किस्सा सुनने में कितना अजीब है ना। मैं हमेशा इन कहानियों को थोड़ी सी शंका के साथ सुनता था, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता था। ये किस्से अनोखे और ठंडे थे, लेकिन अगर ये सच होते तो मैं अपनी जिंदगी खुशी से इनका सामना किए बिना जी सकता था। जब मैं अमेरिका चला गया तब भी इन इलाकई जीवों से थोड़ा डर लगता था। उस कार के सफर में मेरे कजिन्स ने अपने अजीबोगरीब अनुभव और देखे हुए दृश्य शेयर किए। कुछ तो बिल्कुल विश्वास से परे थे, कुछ थोड़ी सी हंसी वाली। मेरे पापा ने अपने जवानी के दिनों की कहानियां सुनाई, कैसे उनके दोस्तों के साथ यहां वहां देखा था। वो हमेशा अपनी कहानियों में थोड़ी ड्रामा डाल देते थे। ये सब मजाक मस्ती में था, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान मेरी मम्मी चुप रहीं। वो एक सख्त शक्की थी और इन कहानियों को हमेशा मजाक में उड़ाती थी कि ये सिर्फ दंत कथाएं हैं। लेकिन उस वक्त उनका चेहरा कुछ कह रहा था। मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने उनसे पूछ लिया, मम्मी, क्या आपने कभी कोई भूतिया अनुभव किया है? उन्होंने मुझे देखा और सर हिला दिया। मम्मी का किस्सा। कॉलेज के दिनों में जब मम्मी नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थी, वो एक पुराने स्कूल के कैंपस में रहती थी जो मेरे जन्म स्थान के पास था। वहां के रहने के हालात काफी कठिन थे। एक छोटे से कमरे में 4 लोगों को रहना पड़ता था, जो नॉर्मल अमेरिकन कॉलेज डॉर्म से आधा होता था। ऊपर से वो कैंपस पहले वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक इन्फर्मरी था। 100 सेनाएं दोनों तरफ के वहां से गुजरे और वहीं मर गए। डॉर्म के रहने वालों में अफवाह थी कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पांवों की चाप, धीमी सी गूंज और खटखट की आवाजें बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में आती थी। कहा जाता था कि एक वक्त पे वहां एक टेम्पररी ऑर्फनेज भी था, जहां कुछ बच्चों की मौत हुई थी। लोग कहते थे कि अगर ध्यान से सुनो तो दीवारों में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। कई बार मम्मी और उनके रूममेट्स रात में धीमी सी खुसुरफुस सुनकर उठ जाते थे, जैसे कोई छोटा सा शख्स कमरे में घूम रहा हो। जब वो देखते तो कोई नहीं होता था, इसलिए वो इसे नजरअंदाज करके सो जाते थे। लेकिन सुबह जब वो देखते तो दीवारों और छत पर बच्चों के पांव के छोटे छोटे निशान दिखते थे। उनकी एक रूममेट ने यह सब देखकर डॉर्म छोड़ दिया। एक रात मम्मी की एक करीबी दोस्त देर रात तक पढ़ाई के बाद अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो पैरानॉर्मल चीजों से हमेशा डरती थीं, इसलिए वो सर झुकाकर जल्दी जल्दी चल रही थीं। जब वो एक खाली कमरे के पास से गुजरी तो उनकी नजर कुछ पर पड़ी। वो बड़ा सा कमरा पहले हॉस्पिटल के दौरान ट्रियाज एरिया था। वहां पुराने जंग लगे बिस्तर छोड़े हुए थे और कमरा स्टोर के लिए यूज होता था। उसने देखा कि वहां 6-7 आदमी बिस्तरों पर लेटे हुए थे। वो जख्मी और बैंडेज लग रहे थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर II के अमेरिकन सेनाओं जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो वहीं ठिठक गई और उसने जिंदगी की सबसे ठंडी सर्दी महसूस की। फिर एक सेनाई सीधा बैठ गया और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ गया। ये देखकर वो होश में आई और अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो वापस अपने डॉर्म पहुंची और अपने दोस्तों को बताया तो ग्रुप के हिम्मती लोग उस कमरे में देखने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर खाली थे। मम्मी, जो हमेशा शक्की थी, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक सुबह उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उनकी सोच को चैलेंज करता है और आज भी उन्हें परेशान करता है। सुबह का डरावना वाकया। सुबह के वक्त क्लासेस से पहले मम्मी जल्दी उठ जाती थी ताकि वो कम्युनिटी बाथरूम में शावर के लिए पहले पहुंच सके। यह आसान था क्योंकि ज्यादातर लोगों ने खुद को ये यकीन दिला लिया था कि वो जगह सचमुच भूतिया है और इतनी सुबह अकेला निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। मम्मी इन कहानियों को ज्यादातर नजरअंदाज करती थी और हमेशा क्लास के लिए जल्दी तैयार हो जाती थी। उस सुबह उन्होंने अपना रूटीन फॉलो किया और सब कुछ नॉर्मल रहा। जब वो अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थी तो उन्होंने कुछ सुना। उन्हें खुसुर-फुसुर की आवाज सुनाई दी। वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। हॉलवे के एक कोने में अंधेरे के किनारे एक शक्ल दिखी। वहां की लाइट्स काफी खराब थीं, इसलिए रोशनी कम थी। फिर भी मम्मी देख सकती थीं कि वो शक्ल एक नन जैसी थी। उसने नन वाली ड्रेस पहनी थी। ये कोई सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि कैंपस में कोई नन नहीं थी
और सबसे करीबी चर्च कई मील दूर था। मम्मी शांत रहीं और वापस मुड़कर चल पड़ी। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उनके पांव की आवाज खाली हॉलवे में गूंज रही थी। उन्होंने कोई और आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं सुना। जब वो एक और हॉलवे में मुड़ी तो उन्होंने आंख के कोने में वही नन देखी। अब वो और करीब थी और पक्का उनका पीछा कर रही थी। जब वो अपने डॉम के करीब पहुंची तो उन्होंने एक बार और पीछे देखा। नन हॉलवे के आखिर में थी, वही दूरी पर जहां मम्मी ने उसे पहली बार देखा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे वो वहीं पे हमेशा से थी। मम्मी ने जल्दी से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक बार और हिम्मत करके उन्होंने बाएं देखा, लेकिन नन गायब थी। राहत की सांस लेते हुए उन्होंने ताला खोला। जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाने के लिए झुकी तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। धीरे से उन्होंने दाएं देखा और वहां थी नन, हॉलवे के दूसरे छोर पर, लेकिन अब रोशनी में साफ दिख रही थी। घबराहट में मम्मी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, और तभी एक छोटा सा बच्चा उनके कमरे से दौड़ता हुआ निकला। एक किंडरगार्टन उम्र का बच्चा उनके कमरे से दौड़कर निकला, उनके पैर को छूता और नन की तरफ दौड़ गया। वो बच्चा मासूमियत से हंस रहा था, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। मम्मी ने देखा कि बच्चा नन के पास से गुजरा और एक दूसरे कमरे में गायब हो गया। कुछ पल बाद नन भी उसी तरफ मुड़कर चली गई। मम्मी ने बाद में पूछा तो पता चला कि कैंपस में आखिरी बार बच्चे और नन तब थे जब वहां टेम्परेरी ऑर्फनेज था, कई साल पहले। एक बड़ी आग के हादसे में 1 दर्जन बच्चे और कुछ नन मर गए थे और उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद मम्मी ने कोई अजीब अनुभव नहीं किया। जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो हम सब कार में चुपचाप बैठ गए। मम्मी ने इतनी डरावनी कहानी छुपाई थी। मैं खुश भी था और डरा हुआ भी। उस वक्त तक मुझे पैरानॉर्मल में थोड़ी सी दिलचस्पी थी। ये कोई सीरियस बात नहीं थी, ना ही मैं कोई जुनून में था। मैं ये नहीं साबित करना चाहता था कि बात का जीवन होता है या भूत और आत्माएं सच हैं किसी मतलब के लिए। क्या मुझे सुपर नेचुरल पर विश्वास था? शायद नहीं, लेकिन मैं खुले दिमाग से सोचता था। मेरी दिलचस्पी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी, जैसे कोई हॉरर मूवीज देखता है या स्वेटर बुनना पसंद करता है। मुझे अर्बन लेजेंड्स पढ़ना और भूतिया कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन साथ ही मैं उन्हें सोचकर डर भी जाता था। मेरी कल्पना, जो मैंने पढ़ी हुई चीजों और हॉरर मूवीज से भरी थी, हमेशा अंधेरे में मुझे डरा देती थी। ये एक अजीब सी उलझन थी। जैसे बचपन में मुझे सांप बहुत पसंद थे, लेकिन जंगल में एक सांप से मिलने का डर भी था। सच कहूं तो मुझे थोड़ी सी जलन भी हुई कि मम्मी के पास इतनी मजेदार कहानी थी। मैं भी चाहता था कि मेरी एक ऐसी कहानी हो। लेकिन कहते हैं ना, जो चाहो उसके लिए सोच समझकर मांगो। हाँ, ये बात सच निकली। बाद में हम अपने अंकल के घर गए, जो कुछ दूर एक दूसरे शहर में रहते थे। वहां वो अपने परिवार के साथ एक कामयाब खेती का बिजनेस चलाते थे। रास्ते में हम एक लंबे पुल से गुजरे, जो एक गहरी खाई के ऊपर था, जिसके नीचे एक नदी थी। जब हमारी कार उस पुल पर चली तो मुझे एक अजीब सी देजा वू का एहसास हुआ। ये समझ में आता था क्योंकि मैं पहले भी कई बार इस पुल से गुजरा था जब अंकल के घर जाता था। लेकिन इस एहसास के नीचे एक घबराहट और डर था, जैसे वहां कुछ बुरा हुआ हो और उसका मुझसे सीधा कनेक्शन हो। एक पुराना याद जो चिल्लाकर याद दिलाना चाहता था। जैसे ही ये सोचा, मेरे पापा ने बताया कि ये पुल आसपास के शहरों में व्हाइट लेडी के लिए बदनाम था। कपड़े या टिक बालंग की तरह व्हाइट लेडी भी फिलीपींस में एक मशहूर भूतिया कहानी है। शायद ये सबसे ज्यादा जानी पहचानी है क्योंकि दूसरे देशों में भी इसकी अपनी वर्जन्स हैं। अमेरिका में इसे लेडी इन व्हाइट कहते हैं, स्पेनिश कल्चर में ला यूरोना। असल कॉन्सेप्ट वही है। एक भूतिया औरत लंबी सफेद ड्रेस में लंबे काले बालों के साथ सुनसान सड़कों के किनारे खड़ी होती है, लिफ्ट मांगती है। फिलीपींस में कहा जाता है कि अगर आप रुककर उसे लिफ्ट देते हैं तो वो चुपचाप आपकी कार की पिछली सीट पर बैठ जाएगी। अगर आप उससे बात नहीं करते तो वो आपको छोड़ देगी और कुछ दूरी पर गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे सड़क पर देखते हैं और आगे निकल जाते हैं तो वो अचानक आपकी कार में प्रकट हो जाएगी और हमला करेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसे लिफ्ट देना बेहतर है। जब हम अंकल के बड़े घर पहुंचे तो मैं उस पुल के बारे में सोचता रहा। एक अजीब सी फीलिंग थी कि उस पुल का मुझसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। रात के खाने के बाद और अपने कजिन्स के साथ वीडियो गेम्स खेलने के बाद मैंने अंकल को बैल्कनी में एक ड्रिंक लेते हुए देखा। उन्होंने मुझे एक बियर ऑफर की क्योंकि अब मैं काफी बड़ा हो चुका था और मैं उनके पास बैठ गया। हे टीटू, क्या आपको उस पुल के बारे में कुछ याद है जो शहर के बाहर है? उन्होंने अपना ड्रिंक नीचे रखा और मुझे कुछ पल देखा, फिर सीधे मुद्दे पर आए।
जब ये हुआ तू बहुत छोटा था, शायद तुझे ज्यादा याद नहीं। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे जानना था क्या हुआ था। उनका गर्मजोश चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, मेरी पुरानी यादें वापस आने लगी। वो यादें जो मैंने अपने दिमाग से दबा दी थीं एक सुरक्षा के लिए। सब कुछ साफ साफ याद आ रहा था, जैसे कल ही हुआ हो। जब उन्होंने कहानी खत्म की तो कोई शक नहीं था, मैंने सालों पहले एक भूत का सामना किया था। ये 90s के बीच का वक्त था और मैं अभी भी फिलीपींस में रहता था। मैं एक चुलबुला सा 6 साल का लड़का था जिसे एडवेंचर और घूमना पसंद था। हफ्ते में 1-2 बार मैं अपने अंकल के फार्म पर रात बिताता था, जो तब एक छोटा सा बिजनेस था। वो शहर तब और छोटा और सुनसान था। मुझे वो जगह पसंद थी क्योंकि वहाँ ढेर सारी जगह थी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन सिर्फ दिन में। एक रात मैं अंकल के घर टीवी देख रहा था। उन्हें एक कॉल आया कि चिकन फीड का एक नया डिलीवरी पिक करना है अगले शहर से। उस वक्त उनके पास सिर्फ कुछ ही फार्म हैंड्स थे और उनकी छुट्टी थी। आमतौर पर अंकल इतनी रात को सप्लाई लेने नहीं जाते, लेकिन वो शेड्यूल से पीछे थे और उन्हें ये डिलीवरी पिक करनी थी, वरना नुकसान हो जाता। जब वो निकलने लगे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं साथ जाना चाहूँगा। हमेशा उत्साही बच्चा होने के नाते मैंने तुरंत हाँ कर दी। अंकल के पास एक पुरानी टोयोटा एसयूवी थी जो वो डिलीवरीज के लिए यूज़ करते थे। मैं पिछली सीट पर बैठा, जो मेरा पसंदीदा स्पॉट था, और अंकल ड्राइवर सीट पर। सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्मल था। रात के करीब 11 बजे थे, इसलिए सड़क पर शायद ही कोई और गाड़ी थी। पहली बार जब हम उस पुल से गुजरे तो कुछ नहीं हुआ। उस वक्त वो पुल नया बना था। पिछले साल एक टाइफून ने पुराने पुल को तबाह कर दिया था। शहर ने नए पुल पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई थी, जो बड़ी बात थी क्योंकि आसपास की कोई और सड़क में लाइट्स नहीं थी। हम अगले शहर पहुंचे और मैंने अंकल की मदद की जितनी एक छोटा सा बच्चा कर सकता था। वापस आते वक्त वो घटना हुई। मैं पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था जब मुझे लगा कि कार धीमी हो रही है। हम करीब पुल के पास थे और मैंने नोटिस किया कि कुछ सही नहीं था। मैं इतना छोटा था कि मुझे सीट के ऊपर से विंडशील्ड तक नहीं दिखता था, लेकिन मैं समझ गया कि पुल की सारी लाइट्स बंद थी। कार अब बिल्कुल धीमे चल रही थी। हे स्पॉट, क्यों ना तू लेट जाए और थोड़ी देर सो जाए, अंकल ने आगे से कहा। उनकी आवाज में कुछ गलत था। ऐसा लगा जैसे वो डर रहे हैं और उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मुझे नींद नहीं है। प्लीज मेरे लिए कर दे, ठीक है। उनकी आवाज सख्त लेकिन संभली हुई थी। अंकल आमतौर पर हंसी मजाक वाले इंसान थे, इसलिए जब वो सीरियस हो जाते तो तुम्हें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा और सीट पर लेट गया। मैंने अंकल की आंखें रियर व्यू मिरर में देखी। उनमें साफ डर दिखा। कार एक झटके से पुल पर चढ़ी और फिर रुक गई। अपनी आंखें बंद कर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो बंद ही रखना। ठीक है। मुझे डर लगने लगा। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है या मुझे आंखें क्यों बंद करनी है। फिर भी मैंने आंखें जोर से बंद की और तभी एक अजीब सी बात हुई। अंकल ने गाना शुरू किया। यह एक ट्रेडिशनल फिलिपिनो फोक सॉन्ग था जो मैंने सिर्फ एक बार पहले सुना था। 1 साल पहले अंकल और आंटी के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। चीजें कमरे में फेंकी गई थी। मैं तब उनके घर था और मैं और मेरे कजिन्स उनके कमरे में छुप गए थे। 1 घंटे बाद अंकल आकर माफी मांगी और वही गाना गाया ताकि हम सो जाए। वो सुर इतना सुंदर था और मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना अच्छा गा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं गाया, लेकिन उस रात उस अंधेरे पुल पर उन्होंने वही गाना गाया। सुर उतना ही सुंदर था, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी कार इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं छोटा था और पिछली सीट में काफी जगह थी। मैं लेटकर विंडो के परपेंडिकुलर था, नींद आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद के बजाय कुछ और आया। क्लिक क्लिक। मैंने हेडलाइट्स के फ्लैश होने की आवाज सुनी। अचानक मुझे लगा कि मैं पिछली सीट पर अकेला नहीं था। मेरी स्पेशल अवेयरनेस ने बताया कि मेरे पास कोई या कुछ बैठा था। हमारे साथ एक और मुसाफिर आ गया था। मैंने अपनी आंखें और जोर से बंद की जब अंकल ने कार चलानी शुरू की। कार के अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो गया। मैं अपने आप को एक बॉल की तरह सिमट लिया उस चीज से बचाव के लिए जो अब मेरे पास थी। मैं उस उम्र में भूतों या सुपरनैचुरल जीवों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी चीज के सामने था जो इस दुनिया की नहीं थी। अंकल ने गाना खत्म किया और दोबारा शुरू किया। मुझे हैरान था कि वो अपना हौसला बनाए हुए थे। मैं अपनी आंखें खोलने से मना करता रहा। मैंने उसे सुना, मेरे बिल्कुल पास। पहले मुझे क्लिकिंग जैसी आवाज सुनाई दी। जब वो तेज हुई तो ऐसा लगा जैसे सैलरी की डांडियां तोड़ी जा रही हों। क्रैक
क्रैक क्रैक क्रैक। ये आवाजें नॉर्मल नहीं थी, वो मेरे चारों तरफ थी। आखिरकार हम पुल के पार हो गए, लेकिन वो अभी भी वहां थी। मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। कार एक झटके से एक गड्ढे में गिरी, जिससे मैं थोड़ा साइड में सरक गया। उसके पास मैंने अपने पैर पर गीला कपड़ा महसूस किया। मेरी सांसें छोटी हो गईं और मैं रोने लगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने एक सेकंड के लिए आंखें खोल दी। उस एक सेकंड में मैंने उसे देखा, एक झलक। सफेद कपड़ा, लंबे गीले काले बाल, रात से भी ज्यादा काले। वो मुझसे दूर मुंह किए हुए बैठी थी। मैंने अपने आंसुओं को झपका। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो काले बालों का वो मांस मेरे चेहरे के सामने था। मैंने तुरंत आंखें बंद की। एक युग जैसा लंबा वक्त लगा, लेकिन कार एक मोड़ पर पहुंची जो हमारे शहर के एंट्रेंस को बताता था। मैंने महसूस किया कि वो चीज मेरे और करीब आई। इस बार अंकल चुप थे, कोई गाना नहीं। हवा मेरे चेहरे के पास और ठंडी हो गई और मैं थरथरा रहा था, ठंड से नहीं बल्कि डर से। फिर उसने बात की, मेरे कान में, एक धीमी सी खुसुर-फुसुर, इतनी धीमी कि मैंने कभी ऐसी आवाज सुनी नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। वो गुस्सा या धमकी वाली नहीं थी, वो उदास सी थी। और फिर वो गायब हो गई। मुझे तुरंत फर्क महसूस हुआ। कार में अब कोई और प्रेजेंस नहीं थी और हवा वापस ट्रॉपिकल गर्मी में बदल गई। मैंने अंकल को राहत की सांस लेते सुना। मैंने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक हम फार्म के सेफ घर तक नहीं पहुंचे। अंकल ने मुझे उठाकर अंदर बिस्तर तक ले जाया और तब मैंने आंखें खोली। जहां तक मुझे याद है, हमने उस रात के बारे में किसी से, यहां तक कि एक दूसरे से भी कभी बात नहीं की। इसके बाद रात में पुल पर कई सफर हुए, लेकिन मुझे व्हाइट लेडी दोबारा नहीं दिखी। बाद में पता चला कि 80s के शुरू में एक औरत की लाश उस पुल के नीचे मिली थी। लोग कहते हैं कि वो अगले शहर जा रही थी और किसी गाड़ी से लिफ्ट मांग रही थी। रात का वक्त था और उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे लिफ्ट दे सके। किसी को नहीं पता कि असल में क्या हुआ, लेकिन लोग शक करते हैं कि उसका कत्ल हुआ था। फिलीपींस के इस सफर के बाद मैं उस रात को सोचता रहा, इतना डरावना अनुभव मैं कैसे भूल गया। शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे याद है। लेकिन एक और बात थी जो मैंने पहले याद नहीं की थी। जब मैंने उसकी खुसुर फुसुर सुनी तो मुझे लगा कि वो बस बेसिर पैर की आवाज थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कुछ कहा था। उसने कहा था, मरामिंग सलामत।